है आपका द परीक्षा महोत्सव बाय लवली में, जहां आज मैं लेकर आई हूँ बिहार बोर्ड कक्षा 6 के राजनीति, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन को, ठीक है, जिसमें आज का अध्याय है 6 और शीर्षक है स्थानीय सरकार। आज ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ूंगी। आज नवहट्टा पूर्वी में विभिन्न टोलों और गांवों में लोग जमा हो रहे हैं। ये लोग अपने टोलों की समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए। पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं तो उसमें आम सभा के रूप में जाना जाता है। गांव के एक व्यक्ति ने अपने टोल में सड़क बनवाने के बारे में आम सभा में बात उठाई। एक दूसरे व्यक्ति ने अपने यहाँ पेयजल संबंधी समस्या को जोरदार ढंग से उठाते हुए कहा कि मेरे टोली की आबादी 300 की है, जिसमें महादलितों एवं गरीब परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। फिर भी वहाँ एक सार्वजनिक चापाकल है जिसका उपयोग सभी लोग करते हैं। इससे काफ़ी कठिनाई होती है। साथ ही जब वह चापाकल कभी कभी खराब हो जाता है तो कठिनाई और भी अधिक बढ़ जाती है। इस आम सभा में मुखिया भी बैठे हुए होते हैं, ठीक है। मुखिया ग्राम पंचायत के प्रमुख होते हैं। गांव के व्यक्ति अपना चापाकल क्यों नहीं ठीक करवा लेते जबकि उसका उपयोग पूरा टोला करता है। जरा सोचिए, सड़क हो या चापाकल, कुआं हो या नाली, ये किसी एक व्यक्ति या परिवार का नहीं होता। गांव, टोलों, मोहल्ले में बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो किसी खास व्यक्ति की नहीं होती। इनका उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं, जिस कारण ऐसी चीज़ों को सार्वजनिक कहते हैं, ठीक है। अब सार्वजनिक चीज़ों को देखभाल कौन करेगा? ये जब खराब हो जाएंगे तो कौन ठीक करवाएगा? इनकी सुरक्षा कौन करेगा? कोई व्यक्ति जबरदस्ती करे तो इस समस्या को कौन सुलझाएगा? क्योंकि ये किसी खास व्यक्ति की नहीं होती। इसलिए इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की कल्पना की है, ठीक है। अब मतदाता सूची। एक दिन संजना के घर एक व्यक्ति पहुंचा जिसने अपना परिचय देकर कहा BLO, ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर, ठीक है, ये के रुपए दिया। वो मतदाता सूची वोटर लिस्ट में लोगों का नाम जोड़ने आया था। उसने बताया 2-3 महीने बाद पंचायत का चुनाव होगा, इसलिए मतदाता सूची बनाई जा रही। वह कुछ बोलती उससे पहले ही BLO घर के सदस्यों के बारे में जानकारी दी, नाम, उम्र आदि, ठीक है। संजना, आप उनकी नाम एवं उम्र क्यों जानना चाहते हैं? BLO ने बताया, मैंने बताया ना कि ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले, इसलिए इस पंचायत के वोट डालने वाले लोगों का नाम लिखने हैं। इन नामों की सूची को मतदाता सूची कहा जाता है। संजना, सबसे पहले मेरा नाम एवं उसके बाद मेरे छोटे भाई एतस का नाम लिखिए। BLO, नहीं, अभी आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के महिला एवं पुरुष वोट नहीं दे सकते, ठीक है। संजना कुछ सोचने लगी, तभी उसकी माताजी आ गई। तब उन्होंने अपना नाम, उम्र, अपने पति का नाम और उम्र बतलाया। BLO ने दोनों का नाम दर्ज किया, ठीक है। अब ग्राम पंचायत का क्षेत्र। संजना, क्या हर गांव में ग्राम पंचायत होती है? BLO, नहीं, हमारे बिहार राज्य में पंचायत की स्थापना गांव की आबादी के आधार पर की गई। ग्राम पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ की जनसंख्या कम से कम 7000 या उससे अधिक हो। इसलिए कहीं कहीं कई छोटे गाँव को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाई जाती है। एक ग्राम पंचायत एक गांव या एक से अधिक गांव को मिलाकर बनता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में विभक्त होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जिसको वार्ड सदस्य कहा जाता है। इसी प्रकार पंचायत क्षेत्र के सभी व्यक्ति को मिलकर मुखिया का चुनाव करते हैं जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वार्ड सदस्य अपने में से एक को उप मुखिया चुनते हैं जो मुखिया के रहने पर जो है कार्य करते हैं। अब संजना कहती है कि अगर सभी वार्ड सदस्य एक ही टोले या मोहल्ले हो जाएं तो दूसरे मोहल्ले टोले के बारे में कौन ध्यान देगा? BLO, नहीं, ऐसा ना हो। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत के क्षेत्र में विभक्त किया जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, ठीक है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है, उसे एक पंचायत सचिव कहा जाता है, ठीक है। सचिव का चुनाव नहीं होता है, यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंचायत सचिव का कार्य ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना एवं चर्चा में उठे बिंदुओं को रजिस्टर पर अंकित करना तथा उनका रिकॉर्ड रखना होता है, ठीक है। ये सब ग्राम सचिव का काम है। अब आरक्षण व्यवस्था देखेंगे। बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में एक अलग तरह की आरक्षण व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। इसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला पदाधिकारी हैं। हमारे यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के सभी कुछ सीटें आरक्षित की गई। इसके साथ साथ महिलाओं के लिए सभी पदों की आधी सीटें आरक्षित की गई है, ठीक है।
अब ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम पंचायत नवहट्टा की बैठक हो रही थी। पंचायत के सब काम के बारे में चर्चा करने के लिए सभी वार्ड मेंबर एवं मुखिया उपस्थित थे। एक मेंबर ने कहा कि इसके बाद में 150 रोजगार के कार्ड दिए जा चुके, परंतु उन्हें कोई काम करने का मौका नहीं मिला। यदि रोजगार का प्रबंध नहीं किया गया तो पलायन की स्थिति और गंभीर हो जाएगी। सभी ने मिलकर तय किया कि तालाब के काम पर इस वार्ड के लोगों को पहले रखा जाए। इस प्रकार ग्राम पंचायत की बैठक में विकास के काम पर चर्चा, समस्या सुलझाना तथा व्यवस्था बनाने के निर्णय लिए जाते थे। ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख निम्न है। ग्रामीण विकास योजना का ग्राम सभा द्वारा चर्चा के बाद क्रियान्वयन करना, ठीक है। कृषि, पशुपालन, सिंचाई, मछली पालन आदि को बढ़ावा देना। अब जैसे ग्रामीण आवास, इंदिरा आवास, पेयजल, सड़क घाट, बिजली की व्यवस्था, बाजार एवं मेला इत्यादि को समुचित प्रबंध करना। स्वास्थ्य सेवा, परिवार कल्याण, विकलांग कल्याण की योजना में मदद करना, ठीक है। कुआं, तालाबों, पोखरों आदि का निर्माण, सहकारिता, कृषि भंडारण तथा बिक्री की व्यवस्था करना। अब आइए ग्राम पंचायत की आय के साधन को देखते हैं। ग्राम पंचायत की आय के दो प्रमुख स्रोत हैं। एक कर के रूप में जो वह खुद लगाती है और दूसरा अनुदान के रूप में जो सरकार द्वारा उसे मिलता है। उदाहरण के लिए पंचायत अपनी क्षेत्र के दुकानदारों से कर वसूल करती है, यह इसका खुद का स्रोत है। और पंचायत की किसी भी जरूरी काम पर इसे खर्च किया जा सकता है। ग्रामीण रोजगार कार्य के लिए या आवास योजना के पंचायत को सरकार द्वारा पैसे प्राप्त होते हैं। यह पैसा उसी योजना के अनुसार खर्च किए जाते हैं, ठीक है। ये देखिए ग्राम कचहरी है, ठीक है। ये 5 पंच बैठे हैं, ठीक है। अब गांव का प्रशासन। हमारे देश में 6 लाख से अधिक गांव, उनकी समस्याओं को सुलझाना आसान काम नहीं है। गांव में बेहतर व्यवस्था के लिए प्रशासन होता है। आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। पुलिस थाने के कार्य अब देखेंगे। रामजी राजपुर गांव के रहने वाले रामजी अपनी खेत में एक कमरा बनवाना चाहते थे। चार दीवारी बनवाने के लिए कामगारों को बुलाकर गड्ढा खोदवाने लगा। तभी प्रकाश मोहन ने आकर उसे मना किया कि आप अपने ही जीवन में चार दीवारी बनाओ। रामजी इस बात से सहमत नहीं हुआ। वो मजदूरों को आगे काम बढ़ाने को बोला। प्रकाश इस पर नाराज होकर झगड़ा करने पर उतारू हो गया। रामजी पूर्व में ग्राम पंचायत का मुखिया था, अतः उसने धन बल के द्वारा जबरदस्ती 4 दीवारी का निर्माण करवा लिया और प्रकाश के साथ मारपीट भी की। प्रकाश मोहन के भाई श्याम जो पटना में व्यवसाय करते थे घर आए और तो पूरी घटनाओं को सुना। श्याम ने प्रकाश मोहन को नज़दीक के पुलिस थाने में मामले की रिपोर्ट लिखवाने के लिए तैयार किया। प्रकाश मोहन के पड़ोसी ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि वे समझते थे कि ऐसा करना पैसा व समय की बर्बादी है। श्याम ने सबको समझाकर रिपोर्ट लिखवाने हेतु मोहन को लेकर थाने चले गए। प्रकाश ने श्याम से पूछा कि क्या थाने के कार्य क्षेत्र में हमारा गांव आता है? श्याम: हाँ, प्रत्येक पुलिस थाना का एक क्षेत्र है जिसमें हुई चोरी, घटना, मारपीट, झगड़े आदि का केस रिपोर्ट दर्ज करके थाने का प्रशासन पूछताछ, जांच पड़ताल तथा कार्रवाई करता है। हमारा गांव इस थाने के क्षेत्र में आता है। प्रकाश मोहन तथा श्याम ने थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। थानेदार ने उन्हें उनके गांव पहुंचकर घटना की जांच पड़ताल एवं कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया, ठीक है। अब हल्का कर्मचारी का काम। अब आपने रामजी और प्रकाश मोहन के झगड़े को जाना। क्या पुलिस थाना को छोड़कर भी इस समस्या का समाधान किया जा सकता है? क्या कोई सभी लोग की जमीन का अभिलेख रखता है? उनको रखने वाला कौन होता है? गांव की जमीन को नापना तथा उसका अभिलेख रखना हल्का कर्मचारी का होता है। इसकी पटवारी, लेखापाल, ग्रामीण अधिकारी, कानून को भी कहते हैं। इसे जो है ना क्या कहते हैं? पटवारी, लेखपाल, ग्रामीण अधिकारी और कानूनगो भी कहते हैं। हमारे यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को हल्का कर्मचारी कहते हैं। हल्का कर्मचारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। वह कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। नक्शे के आधार पर बने खसरे पंजी के अनुसार यह जमीन का रिकॉर्ड रखता है। हल्का कर्मचारी के पास खेत नापने हेतु लोहे की लंबी जंजीर होती है इसे जरीब कहते हैं। रामजी तथा प्रकाश के झगड़े को हल्का कर्मचारी शांतिपूर्वक बिना मुकदमे के सुलझा सकता है। कर्मचारी नक्शे के आधार पर जमीन को नापकर रामजी और प्रकाश के घर की जमीन को देख लेता है, जिससे वह पता चल जाता है कि कौन किसकी तरफ की जमीन को बढ़ रहा है, ठीक है।
अब देखिए इसमें निम्न उदाहरण में दिया गया कि है ये समझा जा सकता है, जैसे हेक्टेयर में दिया हुआ है जमीन और मालिक का नाम है, पिता उसके जैसे जमीन का मालिक प्रकाश है, उसके पिता का नाम रामदुखी है। यदि बटाई पर है तो दूसरे किसान का नाम नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। फसल इस साल जोते गई कि जमीन, ये धान हो जाएगा, इधर क्षेत्र इतना है ना, ये अन्य फसल। इस तरह ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए स्थिति को देखकर बताना है, यह प्रकाश मोहन के घर के दक्षिण में जो जमीन है वह किसकी है ना। यहाँ पे देखिए ये चित्र से बता सकते हैं। अब हल्का कर्मचारी किसानों से भूमि कर लेकर जमा करवाता है तथा सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों के बारे में जानकारी देता है। वह सर्वेक्षण के द्वारा यह काम करता है, ठीक है। किसान की फसलों का विवरण, कुआं, नलकूप आदि का लेखा जोखा भी राजस्व विभाग का काम है। इस काम का अवलोकन कई लोग करते हैं। बिहार राज्य के कई जिलों में बटा हुआ है, ठीक है। जमीन का लेखा जोखा रखने हेतु जिलों को भी प्रखंड और अनुमंडल में बांटा गया है। जिले में सबसे ऊपर जिलाधिकारी, उसके बाद उप समाहर्ता, ठीक है, भूमि अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक और अंत में हल्का कर्मचारी होता है, ठीक है। ये सभी अपने स्तर पर काम का निरीक्षण करते हैं और व्यवस्था रखते हैं कि लेखा पंजी सही हो। वे किसानों को उनकी जमीन की नकल भी देते हैं। जनता की आवश्यकता अनुरूप जाति, आय प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। अंचलाधिकारी के कार्यालय में जमीन विवाद को सुलझाया जाता है, ठीक है। एक नया कानून है हिंदू अधिनियम धारा। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेती के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों की को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता। पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल में ही यह कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा होगा। अब देखिए एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला यह घर पापा को अपने पिता से, ठीक है। यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से। पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या बता दिया गया है मुझे। पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। एक कविता है जिसमें लड़कियों के लिए कहा गया है। लड़कियों का क्या होता है ना, अपना घर तो नहीं होता है ना। शुरू में वो शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में रहती है, शादी के बाद वो अपने ससुराल में रहती है। बट कहा कोई भी उसे अपना घर कहा नहीं जाता है, चाहे वो ससुराल का हो या फिर मायका का हो, है ना। अब जया की कहानी को देखेंगे। जया एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा, ठीक है, शादीशुदा और उसके पास की गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद जया अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। जया की बड़े आत्मविश्वास के साथ छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। जया भी इसी निश्चिंतता में जी रही है। जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। अब सरकार के सार्वजनिक कार्य जो लोगों के लिए होते हैं वे कई विभागों के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे दुग्ध उत्पादन समिति, जन वितरण प्रणाली, बैंक, बीज, खाद, प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति, डाक बंगला, आंगनबाड़ी, सरकार स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि, ठीक है। अब जो है नगरों का स्थानीय शासन। नगरों का स्थानीय शासन में देखेंगे शहर में जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है। बड़े शहरों के लिए नगर निगम एवं छोटे शहरों के लिए नगर परिषद तथा कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत की स्थापना की गई। बिहार राज्य में कोई महानगर नहीं है। हमारे यहाँ केवल नगर निगम, नगर परिषद, ठीक है, तथा नगर पंचायत है। नगर परिषद मध्य स्तर के शहरों जिनकी जनसंख्या 40,000 से 2 लाख के बीच होती है वहाँ स्थापना की जाती है। उसी प्रकार छोटे शहर में जो गाँव से शहर का रूप लेने लगते हैं वहाँ नगर पंचायत बनाई जाती है। शहर बनने के लिए यह माना जाता है कि अधिकांश लोग अपनी जीविका कृषि से नहीं बल्कि व्यापार, नौकरी, उद्योग आदि से चलाते हैं। शहर में काम करने वाले लोगों के बारे में आपने
पहले पढ़ा है। बिहार में पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में की गई। बिहार के अन्य शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, गया, आरा, बिहार शरीफ, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, बेतिया, छपरा, मधुबनी, समस्तीपुर आदि में जो है ना नगर निगम की स्थापना की गई। अब निगम परिषद देखेंगे। आप जानते हैं कि पटना में नगर निगम है। नगर निगम को बेहतर समझने के लिए हम लोग पटना नगर निगम के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश काल से ही आप पटना सिटी नगर पालिका एवं पटना प्रशासकीय समिति कार्यरत है। नगर को आबादी के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, वार्ड। पटना नगर में 75 क्षेत्रों में बांटा गया, जैसे 75 वार्डों में बांटा गया है। सभी वार्डों में एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं, वे वार्ड काउंसलर या पार्षद कहलाते हैं। अब महापौर, उप महापौर, पार्षदों का चुनाव वर्ष 2022 से 5 वर्षों के लिए सीधे मतदाता के द्वारा किया जाता है ना। महापौर निगम परिषद अध्यक्ष एवं सभापति होता है, ठीक है। निगम परिषद की बैठक प्रत्येक माह होती है। निगम परिषद के काम करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई जाती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, लोक निर्माण, उद्यान आदि। नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है, जो आमतौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा स्तर का पदाधिकारी होता है। अगर नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक है, ठीक है। नगर परिषद एवं समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के तहत कार्य संपादन करना आयुक्त एवं कर्मचारियों का काम। उदाहरण के लिए पटना नगर निगम की कार्य इस प्रकार है, जैसे जल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी कार्य, जैसे पानी की व्यवस्था। दूसरा है सार्वजनिक सुविधा के कार्य, जैसे सड़क साफ करना, कचरा उठाने की व्यवस्था करना, नालियों की सफाई, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था आदि। विकास संबंधी कार्य, जैसे सड़क बनाना, नाले खुदवाना, सड़कों पर प्रकाश का व्यवस्था, वाहन ठहराव व्यवस्था आदि करना। शिक्षा संबंधी कार्य है ना। प्रशासनिक कार्य, जैसे जन्म, मृत्यु पंजीयन आदि के लिए। आपातकालीन कार्य, जैसे आग लगने पर बुझाना, बाढ़ आने पर रोकने का प्रयास है ना। पर्यावरण सुरक्षा, जैसे वृक्षारोपण, इसकी देखभाल करना। झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्तियों का विकास करना है ना। विविध कार्य, जैसे जमीन एवं मकान सर्वेक्षण एवं जनगणना, नक्शा बनाना, वधशाला की व्यवस्था करना। अब इसी प्रकार अन्य शहरों में नगर परिषद या नगर पंचायत बनाकर काम किया जाता है, ठीक है। अब सूरत की कहानी लेकिन 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। उस वक्त सूरत भारत के सबसे गंदे शहर में से एक था। लोग घरों एवं होटलों का कचरा, कूड़ा पास की नालियों एवं सड़कों पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाना तथा उसे ठिकाने लगाने काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर पा रहा था, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए वो उन्हें दूसरे से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोग अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग की डर से अनिवार्य कर दिया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। परिणाम स्वरूप सारे शहर की अच्छी तरह सफाई हो। आज की तारीख में भारत के सबसे साफ शहरों में सूरत का नाम आता है, ठीक है। आय के साधन देखेंगे, इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का सबसे बड़ा भाग सरकार का अनुदान से आता है। लोग जो टैक्स कर देते हैं उसी से सरकार इस राशि को उपलब्ध करवाती है। कुछ कर ऐसे होते हैं जो नगर निगम खुद वसूलती है, जैसे होल्डिंग कर है ना, जल कर, मल कर आदि, पैसा कर है ना इत्यादि। इसके अलावा नगर निगम अपनी दुकान से किराया भी वसूलती है। अतः नगर निगम की आय के साधन इस प्रकार है। मकान एवं दुकान एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त है। सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान, अन्य विभाग तरीकों के लिए जाने वाले शुल्क, जैसे होर्डिंग, मोबाइल टावर आदि पर लगाए जाने वाला शुल्क नगर निगम कर्ज ले सकता है, ठीक है। अब देखिए इस तरह से अभ्यास हमारा यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म होता है। हम नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।